हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज से गाइस हम शुरू करने जा रहे हैं विजन आईएएस। नवंबर से शुरू करेंगे। और आज गाइस हम पॉलिटी सेक्शन सारा देखेंगे। ठीक है, पॉलिटी में कौन कौन से करंट न्यूज़ रही और आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है याद करना, तो मैं सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो यार आओ लेट्स स्टार्ट डूइंग द थिंग्स। सो सबसे पहले विल डिस्कस विद दी यार आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा को हम समझेंगे कि ईडब्ल्यूएस कोटा क्या होता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कोटा को समझने के लिए देखो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को समझने के लिए हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। ठीक है, जो हमें याद रखने हैं। दूसरा, ये न्यूज़ में क्यों था। तो इसमें देखो, वाई न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ने ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपहेल्ड किया वैलिडिटी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जिसमें कि क्या इंट्रोड्यूस करा गया था कि 10% कोटा मिलेगा किस सेक्शन को, ईडब्ल्यूएस सेक्शन को, एजुकेशन में और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, देखो एक एक चीज़ ना इंपॉर्टेंट है, एक एक इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि प्रीलिम्स में ना बड़े डायरेक्ट छोटे छोटे ऐसे ही पॉइंट उठाए जाते हैं कि 10% ईडब्ल्यूएस को कोटा कौन कौन से सेक्शंस में मिला है। तो याद रखना, एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मिला है। ठीक है, एक बार ना आओ जो आर्टिकल्स अमेंडेड हुए हैं ना बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, उसको देखते हैं। देखो आर्टिकल 15 का जो 6 क्लॉज है वो क्या कहता है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए। तो अब देखो वो वाला टाइम नहीं रहा यार, सिर्फ आर्टिकल 15 पता है तो हो गया। आर्टिकल 15 का 6 क्लॉज क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस। किन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए बनाना। ठीक है, ये कह रहा है कि अदर देन दोज ऑलरेडी जो भी मेंशन्ड है 15 के 4th क्लॉज में और 5th क्लॉज में, उसके अलावा जो सेक्शंस में है जिन पर कि उनको स्पेशल प्रोविजंस दिए जा सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल 15 का 6 पार्ट है। ठीक है, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए इसीलिए हम 10% कोटा की भी बात कर रहे हैं। और जो 15 का 4 क्लॉज है ये आपका सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए या SC STs के लिए, इसके अंदर आपका उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो गाइज आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं तो हमें याद रखना है। अब ईडब्ल्यूएस कोटा जो है गाइज, उसमें ये समझने की कोशिश करो कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वाज ग्रांटेड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस। ठीक है, एक ना रिपोर्ट सबमिट की गई थी 2010 में, सिन्हो कमीशन की रिपोर्ट थी। तो इस सिन्हो कमीशन की रिपोर्ट में ऐसा दिया हुआ था कि भाई आपको रिकमेंडेशंस दी हैं और आपको ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन देना चाहिए। तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जिसने कि क्या किया था ये ध्यान रखना, इसने ना इंसर्ट किए थे गाइस, इसने ना आर्टिकल्स इंसर्ट किए थे 15th का 6 पार्ट और 16 का 6 पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या दिया उससे, उस आर्टिकल से क्या मिला, उस आर्टिकल से ये मिला कि इनको ना ईडब्ल्यूएस मेंबर जो भी हैं आपके, इनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉन ओबीसी या जो भी आपके नॉन SC SC सेक्शन है, इनको आपको रिजर्वेशन देनी है पॉपुलेशन में। ठीक है, आगे आर्टिकल 6 का हम 16 का 6 पार्ट पढ़ते हैं अभी। देखो आर्टिकल 16 का 6 पार्ट कह रहा है कि इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदर देन दी मेंशन्ड इन 16 का 6 पार्ट। ठीक है, क्योंकि 16 का 6(4) क्या था कि बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देनी है, विच इज़ अगर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट, अगर वो रिप्रेजेंटेड ठीक तरीके से नहीं है तो उनको देना है। अच्छा, ये वाला जो एक्ट है ये तो आपके थे आर्टिकल्स। अब यहाँ देखो अमेंडमेंट में जो हमने पढ़ रहे हैं 103rd अमेंडमेंट एक्ट, इसमें ना इस एक्ट ने ना इनेबल करा, क्या इनेबल करा कि जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हैं वो रिजर्वेशन दे ईडब्ल्यूएस को। हाउएवर इट अलाउज स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड वेदर और नॉट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन। और ये उनके ऊपर भी, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी छोड़ा कि कहाँ पर ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देनी है, कहाँ नहीं देनी है, किन किन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में, किन किन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन देने हैं, वो सारा यहाँ पे लिखा था। ठीक है, अब एक्ट को अमेंड किया गया आर्टिकल 15 टू एडिशनली परमिट द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एडवांसमेंट फॉर द ईडब्ल्यूएस। है ना, जब भी कोई चीज़ आप नहीं लाना चाहते हो तो यार उसको अमेंड करोगे ना, उसको उसके अंदर कुछ ना कुछ डालोगे। तो फर्दर 10% का हमने क्या बोला कि रिजर्वेशन हम लेकर आएंगे। ठीक है, एजुकेशनली सेक्शंस में आपको देने के लिए इनको ईडब्ल्यूएस वालों को। तो सच रिजर्वेशन विल नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखो ये क्लॉज तुम्हें याद रखना पड़ेगा ना कि कौन से सेक्शन में क्या बोला है। अच्छा, फिर इस एक्ट ने अमेंड करा आर्टिकल 16 को भी गवर्नमेंट को रिजर्व करने को बोला कि भाई 10% जितनी भी पोस्ट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिटीजन्स को उनको मिलनी चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आपका इज इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के साथ काम करेगा। अब मैंने एक वीडियो भी बना रखा है इससे रिलेटेड, तुम देख सकते हो, मैं बल्कि इसके साथ ना लिंक शेयर भी कर दूंगी वीडियो का। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में ना गाइस कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए होती है।
मान लो कोई पर्सन चाहता है कि मैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, पर्सन जो कि नॉट कवर्ड रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी नहीं है और जो उसकी फैमिली की ग्रॉस एनुअल इनकम है वो 8 लाख से अगर कम होती है तो फिर उसको क्या मिलेगा, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिलेगा। अच्छा, और दूसरा ये क्या कह रहा है, एक और इसमें क्लॉज है कि ऑल्सो एक्सक्लूडेड वर दोज हु हैड 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जिनको भाई ऑलरेडी 5 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड है तो उनको एक्सक्लूड करा गया है, या किसी का रेसिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट का, या रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड्स का है, म्यूनिसपैलिटीज में नोटिफाइड है अबव देन दैट, और 200 स्क्वायर यार्ड्स इन अदर एरियाज में भी है, तो इनका रिजर्वेशन जो है इस तरह से इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है। तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट जरूर याद रखनी है, दैट इज इंदिरा सोनी केस 1992 वाला जो था ना केस, वो जरूर याद रख लेना यार, क्योंकि इसमें एससी की बहुत, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी। क्या बोला था कि बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम बट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ओनली एंड एक्सक्लूसिवली विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया, सबसे बोला, ठीक है। रिजर्वेशन जो है वो बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए 50% रूल से, और जितने भी क्रीमी लेयर होते हैं, है ना, तो क्रीमी लेयर को बोला गया कि उनको बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आना चाहिए। तो मान लो यार आईएएस ऑफिसर हो गए हो, कल आपके बेबीज होंगे, तो उनको फिर यार क्रीमी लेयर में आ गए ना, वो अब आप ऑलरेडी आप अच्छा अर्न कर रहे हो, अच्छा सब कुछ है आपके पास, तो फिर आपको बैकवर्ड क्लासेस में नहीं इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ था कि अगर आप अगर आप एससी हो या ओबीसी क्राइटेरिया में थे, आईएएस हो अभी आज की डेट में, आपकी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, तो फिर उनको ये क्रीमी लेयर आएगा, है ना, तो वो एक्सक्लूड कर दिया बैकवर्ड क्लासेस से। अच्छा, अब आगे कह रहा है कुछ ना की पॉइंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022 के अंदर, ठीक है। अब इसमें सुनो क्या था, ध्यान से देखो, रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन डिड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस वाली वर्डिक्ट में, इस केस के अंदर साफ तौर पे इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर बोला कि भाई वायलेट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी द सोल बेसिस, पहले तो ये मानती थी ना सुप्रीम कोर्ट, पहले उसने ये बोला था, लेकिन अभी जब जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022 था तो उसमें ये बात को एक्सेप्ट किया सुप्रीम कोर्ट में कि रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन डिड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके साथ साथ जो ईडब्ल्यूएस है इज डीम्ड अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरी, एक तरह से उसको क्या बनाया है, उनको एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी बना दी गई है, ठीक है। और इनको एससी एसटी एससी बी ये सबसे हटाकर एक नया, ताकि डबल बेनिफिट उनको ना मिले इसलिए उसको एक्सक्लूड करा गया है, एक कैटेगरी बना दी गई है। तो रिजर्वेशन एज अ कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जहां पर एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है, और 50% रूल तो फॉर्म हुआ है, हैज नॉट बीन हेल्ड टू बी इनफ्लेक्सिबल इनवायलेबल, तो पूरी तरह से इस तरह से दिया है। अच्छा, इस जजमेंट का फटाफट से देखो सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसने क्या करा, इस जजमेंट ने सबसे पहला काम ये करा कि इसने अफर्मेटिव एक्शंस लिए, रीशेप किया पॉलिटिक्स को, ठीक है। और दो के कास्ट में नॉमी प्रोमिनेंट फैक्टर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बैकवर्डनेस, लेकिन इस बात को भी अब समझा जा रहा है कि भाई जैसे राम सिंह वर्सेस ओआरएस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट करा कि नीड फॉर अ नॉन कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन की भी ज़रूरत है। तो ना ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन से केस में ऐसी बात आई कि जी नॉन कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस का, है ना। तो यहाँ से, क्योंकि यार ईडब्ल्यूएस पढ़ रहे हो, ईडब्ल्यूएस कहाँ से आया, है ना, तो उसका बीच का बैकअप क्या है, बैकअप एरिया आपको पता होना चाहिए। इट हेल्ड दैट कुछ नई प्रैक्टिसेस, कुछ नए मेथड्स, कुछ नए यार्डस्टिक्स तय करने पड़ेंगे ताकि जो नई इमर्जिंग ग्रुप सोसाइटी की है वो क्रिएट हो पाए। फिर क्या हुआ, अटेम्प्ट लिए गए टू एलिवेट पुअर अमंग द जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कोटा को इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए टू दोज हु हैव नॉट बीन द बेनिफिशियरीज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन लाइक द रिजर्वेशंस, उनको दिए जाएं, ठीक है। तो ये सारे बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आपका पॉलिटिक्स में अफर्मेटिव एक्शन था और ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसमें एलिवेट किया गया, भाई जो भी पुअर हैं अमंग द जनरल कैटेगरी उनका ध्यान रखने के लिए। अच्छा, क्या कुछ कंसर्न्स भी हैं, तो डेफिनेटली देखो भाई कुछ कंसर्न्स आएंगे। तो कंसर्न्स ये है कि रिजर्वेशन इज मेंट फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट। रिजर्वेशन अगर हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में देखें तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए नहीं था, वो सोशल एम्पावरमेंट के लिए था। कैनॉट बी यूज एज अ पॉवर्टी एलिवेशन मेजर, है ना, बोल सकते हैं हम। तो कलेक्टिव रेमेडी है मेंट फॉर कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन, है ना। और इकोनॉमिक कोटा जस्टिफाइड फॉर एक्सेसिंग योर पब्लिक गुड्स। तो हम तो वैसे ही मानते हैं ना यार, देखो सोशल एम्पावरमेंट से पहले इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जरूरी है, तो इसलिए कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या है कि वायलेट कर रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी को भी,
क्योंकि आपने क्या करा, ओबीसी SC ST को हटा दिया और अभी नया एक कैटेगरी बनाई है EWS की, तो क्लियर वायलेशन है इक्वलिटी का, क्योंकि अब ओपन कंपटीशन अपॉर्चुनिटीज़ में एलिजिबिलिटी एक और एक खड़े हो गए EWS कैटेगरी के, है ना। इनकम क्राइटेरिया में इशू है, क्योंकि जो इनकम क्राइटेरिया है ₹8 लाख a year has already been questioned as it is liable to result in excessive coverage of socially advanced classes, है ना। तो ये भी बोला जा रहा है, और ये भी बोला जा रहा है कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट हमने IT रिटर्न्स के लिए ऑलरेडी एग्जाम किया हुआ है ना, जो भी टैक्सेबल इनकम जिनकी 2.5 लाख से बिलो होती है तो उनको भरना ही नहीं होता। फर्दर जो आपका एनुअल इनकम है वो कट ऑफ इज़ मच हायर देन द नेशनल लेवल एनुअल क्राइटेरिया। और दूसरा यार, डेटा की ना पॉसिटी बहुत हमारे साथ प्रॉब्लम रहती है, ये बहुत ख़राब एरिया है ना। तो इस चीज़ को कह रहा है कि डील करने की ज़रूरत है। टूल ऑफ पॉपुलिज्म, यानी कि आप क्रिटिक्स के कह रहे हैं कि पॉलिटिकल नेचर है, कि आपका पॉलिटिकल स्टंट है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम एरिया बताया जा रहा है। तो गाइडलाइंस क्या है, इसके अलावा अब क्या किया जाए ना, आप हर चीज़ को कोसते थोड़ा रहोगे आप। तो फिर गाइडलाइंस ये बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई इंटेंडेड बेनिफिशरीज, ये इंपॉर्टेंट है कि आप इंटेंडेड बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करो। और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है कॉन्टिन्यूस, इसका इवॉल्व होना शुरू हो जाना चाहिए ताकि इवॉल्व हो और ज़्यादा इंक्लूसिव बने, ठीक है। क्योंकि हम कर किस ले रहे हैं यार, इसीलिए तो कर रहे हो ना, कि इंक्लूसिव नेचर बने, ये सब है। अब हम पढ़ने जाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड में देखो गाइस, बिल आया, प्राइवेट मेंबर बिल था, टाइटल किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020, राज्यसभा में आया। लेकिन यूसीसी को पढ़ने से पहले गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यूज़ तुम्हारे आने वाले डेज में आएंगे, तो तुम्हें ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड डिस्कशन तुमसे पैनल बोर्ड कर सकता है ना, कि तुम्हारी क्या इस मामले में राय है, तुम क्या सोचते हो यूसीसी के लिए, इंडिया में क्या ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, कोई ऐसा स्टेट है जो यूसीसी फॉलो कर रहा है नहीं करेगा, ये सारे जवाब तुम्हें इसमें मिलेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में याद रखना, लेक्स लॉकी की रिपोर्ट आती है 1940 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है यूनिफॉर्म लॉज फॉर क्राइम एविडेंसेस के लिए और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, बट पर्सनल लॉज हिंदू मुस्लिम्स के लिए वहाँ पर उसको छोड़ दिया जाता है। और 941 में गाइस गवर्नमेंट फॉर्म करती है BN राव कमेटी, ताकि हम हिंदू लॉ को कोडिफाई करें और वुमेन को इक्वल राइट्स दें। ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात है। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बैठती है, सब कमेटी बैठती है फंडामेंटल राइट्स की, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसको हेड करते हैं, और फिर चेक करते हैं कि भाई यूसीसी कैसे सिक्योरिंग का, यूसीसी वाज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट, ऐसा कुछ डिसाइड करा जाता है। फिर स्पेशल मैरिज एक्ट आया 954 का, जिसने क्या कहा, स्पेशल मैरिज, सिविल मैरिज नहीं है टू एनी सिटीजन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, बोला भाई। तो 955-56 में 4 हिंदू कोड बिल पास किए गए, वेरियस कोर्ट की जजमेंट आई और सबने बोला भाई, एडवोकेट किया यूसीसी को। तो न्यूज़ में अचानक क्यों आने लगा ये, तो न्यूज़ में इसलिए आने लगा कि ये जो बिल आया ना, मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन 2020 वाला, इस बिल में कहा जा रहा है टू प्रोवाइड फॉर अ पैनल प्रिपेयर अ यूसीसी टू इम्प्लीमेंट अक्रॉस द कंट्री। और ये होता क्या है, तो याद रखो, ये एक सेम सेट ऑफ सिविल लॉज हैं जो सारे सिटीजन्स पर होंगे, पर्सनल मैटर्स पर भी लगेगा, मैरिज, डिवोर्स, कस्टडी, अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस, इन सब पर क्या लगेगा, यूसीसी लगेगा। क्या कोई आर्टिकल भी है हमारे यहाँ, हाँ जी बिल्कुल है, DPSP का आर्टिकल 44 याद रखना। क्या कहता है, वो कहता है कि भाई थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया यूसीसी को अप्लाई करना चाहिए। अभी तक क्या है, ये नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हम, और हमारा पर्सनल लॉज किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी कि दोनों देखते हैं, स्टेट और सेंटर दोनों देखते हैं, कंकरेंट लिस्ट का यही मतलब है। अब समझो करंट स्टेटस क्या है पर्सनल लॉज इन इंडिया का। तो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ ने गवर्न किया है सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉज को और कोडिफाई करा है। तो हिंदू पर्सनल लॉ के 4 बिल मैंने तुम्हें बताया ही था, हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, ये सब आया। हिंदूज में होते कौन है, इंक्लूड सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ये सब के सब हिंदूज के अंदर आते हैं। तो सर्टन एस्पेक्ट्स हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो कि एक्सप्रेसली रिकग्नाइज हुए हैं इंडिया में, शरीयत एप्लीकेशन आप जानते ही हो, मुस्लिम मैरिज एक्ट जानते हो, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, पारसी, बहुत तरह तरह के हमारे पास हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट, पोर्टुगीज का एक्ट। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखना, इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें कह रही थी ना अभी, कि क्या कोई ऐसा स्टेट है जो यूसीसी फॉलो कर रही है। गोवा इज एज प्रेजेंट द ओनली स्टेट इन इंडिया विद ए यूसीसी, क्योंकि वहाँ पर पोर्टुगीज सिविल कोड 1867 जो कि कॉन्टिन्यू इम्प्लीमेंट है आफ्टर इंडिया नेक्स्ट है ना टेरिटरी, तो उसके बाद भी सब ने वहाँ पर अप्लाई करा था रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन और एथनिक कम्युनिटी। तो पोर्टुगीज कोड इज़ नॉट कम्प्लीटली अ यूसीसी, लेकिन एक सर्टेन प्रोविजंस हैं उसमें रिलीज बेसिस पर, जैसे कि हिंदू मैन आर अलाउड टू बाइगेमी वाइफ फेज टू डिलीवर अ चाइल्ड, ऐसा है यहाँ पर कि अगर हिंदू मैन बाइगेमी कर सकता है अगर वुमेन
25 साल की हो गई या डिलीवर नहीं कर रही है बेबी, या मेल चाइल्ड बाय 25-30 की है ना, फाइव फेल्स टू डिलीवर चाइल्ड बाय एज ऑफ 25 और मेल चाइल्ड बाय एज ऑफ 30, तब तो वो बाईगेमी के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये ऐसा इनमें दिए रखा है। अच्छा, नीड क्या है यूसीसी की, है ना? तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ज़रूरत क्या है? तो सबसे बड़ी ज़रूरत है गाइस जेंडर इक्वलिटी। इसी के लिए तो हम इतना दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पर, डिराइव कर रहे हैं कुछ ऐसे ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स की। हमें लॉ कमीशन की 2018 की रिपोर्ट थी गाइस कि भाई हमें पर्सनल लॉज चाहिए, जो कि जो पर्सनल लॉज इस तरह के हैं जो हमारे वुमेन को डिसप्रिविलेज कर रहे हैं। मुस्लिम्स में आ रहा हो अब आप, ठीक है? मुस्लिम मैन क्या करते हैं? बीइंग अलाउड टू गो फॉर अ मल्टीपल वाइफ्स, मल्टीपल हस्बैंड्स, फिर क्यों नहीं है कॉन्सेप्ट, है ना? तो डिस्पाइट द 2005 अमेंडमेंट हिंदू सक्सेशन एक्ट, वुमेन ने स्टिल लाइक कंसिडर किया पार्ट ऑफ देयर हस्बैंड्स फैमिली आफ्टर मैरिज। और मैन को तुम्हें पता है नेचुरल गार्जियन समझ लिया जाता है, क्यों समझा जा रहा है? तो ये भी क्वेश्चन है। अच्छा, यूसी से रिलेटेड तुम्हें पता है यार, कुछ शाहबानो केस 1985, तुम्हें पता है बहुत इंपॉर्टेंट सा केस था ये, जिसमें कि कंटोर्स ऑफ कॉमन सिविल कोड के कई सारे हमें डिसएडवांटेजेस देखने को भी मिले, और नेशनल हार्मनी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ पे क्वेश्चन उठ गया था। तो ये याद रखना, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट वुमेन्स हैं, शाहबानो केस और सरला मुदगल केस के बारे में, क्योंकि नीड यहाँ पे समझ आई हमें कि डेफिनेटली हमारे पास यूसीसी होना चाहिए। तो जो केसेस में तुम्हें पता चल रहा है ना यूसीसी इंपॉर्टेंट कहाँ से नजर आ रहा है, वो वाले केस पकड़ो। 1985, 1995 पे 10 साल के अंदर एक और केस आ रहा है, फिर बता रहा है यार यूसीसी की जरूरत है तुम्हारे सिस्टम में। और उसके अलावा और क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ये है कि इनकंसिस्टेंसी जो है पर्सनल लॉस की, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जो इश्यूज हैं लाइक मैरिज सक्सेशंस को, उसको कैसे ट्रीट करा जाए? मल्टीपल अमेंडमेंट्स आप अगर कर देते हो हिंदू पर्सनल लॉज में, तो मुस्लिम लॉज में क्यों नहीं कर रहे हो? आप सेक्युलर रिपब्लिक हो, आपको एक कॉमन लॉ की ज़रूरत है आपके सभी सिटीजन्स के लिए। रादर देन डिफरेंशिएटेड रूल्स, आप कॉमन लॉज बनाओ। उसके बाद यूसीसी आने से एक बड़ा अच्छा पता है काम क्या होगा यार? सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज। जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है ना सिस्टम में, वो सारी सिंप्लीफाइड हो जाएगी। स्पीडी डिलीवरी होगी जस्टिस की। वल्नरेबल सेक्शन जो बेचारा वुमेन है या कुछ ऐसी माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी, जिसको इतने टाइम से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो यूसीसी उसको कह रहा है कि यार अगर आ गया मैं, तो फिर तो। और इवन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि यूसीसी एम्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट तुम डाल देना यार डॉक्टर अम्बेडकर की भी, कि इन्होंने वुमेन और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए बड़ा सोचते थे ये लोग। तो ये है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स कुछ अगेंस्ट भी हैं, है ना? कोई चीज़ आती है तो ऐसा थोड़ा है कि वो सब फेवर की बातें करेंगे, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, या तुम कहो कि उसके अगेंस्ट भी कुछ आए। तो सबसे बड़ा अगेंस्ट ये है कि डाइवर्सिटी विद इन सेक्युलर सिविल लॉज, ये क्वेश्चन है, क्योंकि हम कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना? तो भाई कैसे उसको फिर आप यूसीसी ला रहे हो? तो यूनिफॉर्मिटी कैसे बोथ मोस्ट एंड क्रिमिनल मैटर्स में, सिविल मैटर्स में लगा लोगे आप? स्टेट्स हैव मेड सिविल अमेंडमेंट्स करा सिविल लॉज के लिए भी, लॉ ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, जो कि डिफर करता है वन स्टेट टू अनदर। तो ये है एंटीसिपेटरी बेल। गाइस समझ लो क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति है ना, वो बिलीव करता है कि भाई वो अरेस्ट होने वाला है ना, नॉन बेलेबल चार्जेस में, तो वो क्या कर सकता है? एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बता रहे हूँ। दे कैन मूव टू द कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट फॉर एंटीसिपेटरी बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल ना एक प्री अरेस्ट बेल होती है, समझ गए बात को? तो वो हर स्टेट की अलग अलग है। तो कह रहा है कि बताओ, तुम कह रहे हो यूसीसी अप्लाई, तुम्हारे तो यहाँ सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज में इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर कम्युनल पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम, मेजॉरिटिज्म रिफॉर्म्स लाओगे, मिक्सिंग पॉलिटिक्स विद रिलीजन करोगे, तो कैसे सेक्युलर स्टेट बचा पाओगे अपना? फिर डाइवर्सिटी के अगेंस्ट बातें हो जाएंगी। ये तो यूनिफॉर्मिटी लाओगे तो फिर डाइवर्सिटी मत बोलो, ठीक है? फिर उसके बाद माइनॉरिटी राइट्स को इरोड कर सकता है ये, आप आर्टिकल 25 खतरे में आ जाएगा यूसीसी की वजह से, ऐसा ये कह रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यूसीसी कुड बिकम अ टूल टू इरोड दिस राइट, है ना? सप्रेस माइनॉरिटी, ऐसा बोला जा रहा है। नॉट सपोर्टेड बाय लॉ कमीशन। लॉ कमीशन 2018 की रिपोर्ट में बताया कि यूसीसी इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट द स्टेज। तो लेकिन उसके बाद अभी क्या आगे हो सकता है? तो कोलैबोरेटिव अप्रोच है यार, अपनानी चाहिए। एक ऐसा कंसेंसस बिल्ड करने की ज़रूरत है कि आप ना सबसे बात करो, आप सारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ को बुलाओ, आप जितने भी लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं इस बिल को पास कराने में, आप सबसे डील करो, सबसे डिस्कस करो और एजुकेट करो लोगों को कि यूसीसी के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं। ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, सेपरेट सेक्शन। और ये रादर देन ऑमनीबस अप्रोच नहीं अपनानी, यानी कि गवर्नमेंट कुड ब्रिंग सेपरेट एस्पेक्ट्स सच एज मैरिज, अडॉप्शन, ये सब लेकर आए। आप समझो ये ऑमनीबस अप्रोच से मैं तुम्हें क्यों कह रही हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए, हमें ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच पे चलना है, ठीक है? ऑमनीबस अप्रोच का मतलब होता है कि रिलेटिंग और प्रोवाइडिंग फॉर मैनी थिंग्स एट वंस, है ना? जब बहुत सारे आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हमें ये सब बातें नहीं करनी है। हमें
कंस्ट्रक्टिव बात करनी है, ठीक है? क्योंकि गोल क्या है यूसीसी का? यूसीसी का है कि भई पीस मिल मैनर में रीच होए, और रिसेंट जो अमेंडमेंट हुई ऑन द एज ऑफ मैरिज जैसे कि, तो वो एक यूनिफाइड होने की ज़रूरत है सभी जगह पर, कि सब अगर भई 18 है तो 18 रखो, 21 है तो 21 रखो, ऐसे हर जगह पर वो 20 फनी हो, ऐसा हो। तो जस्ट कोड ज़रूरी है, फार मोर इम्पोर्टेंट दैन द यूनिफ़ॉर्म कोड, ऐसा बताया जा रहा है। लॉ कमीशन की ना कुछ रिकमेंडेशंस थी। तो कह रहा है मान लो अगर कंसेंसस नहीं मिलता यूसीसी का तो क्या करोगे, है ना? तो डाइवर्सिटी भी जो है ना प्रिजर्व करो पर्सनल लॉज की, और देखो कि कहीं वो पर्सनल लॉज के चक्कर में ना यार हमारे ना फंडामेंटल राइट्स नहीं ब्रेक होने चाहिए। तुम करो पर्सनल लॉस, तुम करो, प्रिजर्व करो, तुम उसको फॉलो करो, लेकिन उस पर्सनल लॉस के चक्कर में ना फंडामेंटल राइट्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। इन ऑर्डर टू अचीव दिस, आपके लिए डिज़ायरेबल चीज़ें जो हैं पर्सनल लॉस की वो करोगे, जो नहीं है डिज़ायरेबल है उसको छोड़ दो। इट विल लिमिट द एम्बिग्यूटी से ख़त्म हो जाएगी, इंटरप्रिटेशंस की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। तो ये फिर इस आर्टिकल में कह रहा है कि डिफरेंसेस क्रिएट मत करो, प्रिजर्व करो, इनइक्वालिटी हटाओ, और एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मिटी अगर नहीं भी कर सकते तो कम से कम जो चीज़ें पर्सनल लॉस की ठीक नहीं है या सिस्टम के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रही हैं उसको हटा दो। गाइस लेट्स कम टू द न्यूज़ इन शॉर्ट्स, फटाफट से करते हैं। राइट टू वोट फॉर अंडर ट्रायल्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया गाइस कि ना हम एग्जामिन करेंगे लॉ जो भी डिप्राइव कर रहा है अंडर ट्रायल्स को, राइट टू वोट तो मिलता नहीं है, तो भाई कैसे करें उनको, हमें तो भाई सबको कैटर करना है। तो डिसीजन लिया गया, पिटीशन डाली गई थी क्योंकि सेक्शन 62(5) को जो आरपीए है ना उसमें आया कि भाई प्रिजनर्स जो है उनको राइट टू वोट मिलना चाहिए। दिस रिस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई टू अ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना? तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो ब्यूरो की एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, इसमें 5.5 लाख प्रिजनर्स हैं वेरियस जेल्स में क्रॉस कंट्रीज। तो अब इसके ना एक चीज़ आपके फेवर में है, मैंने बताया ना, अब देखो अब जब भी ऐसी कोई बात आती है तो या तो एक कुछ लोग फेवर करेंगे, कुछ लोग अगेंस्ट होंगे। तो जो सपोर्ट में कह रहे हैं कि भाई हाँ जी प्रिजनर्स को भी राइट टू वोट मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई हाँ, अगर नहीं मिलता तो सेक्शन 62 का जो 5 क्लॉज है वो फिर झूठा पड़ जाएगा, डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा, इसलिए देना चाहिए। अनरीजनेबल argument supporting prisoners right to vote, as a convicted person allowed to vote if on bail while denying this right to under trials को जैसे हम कर देते हैं, तो उनको तो कम से कम दो। राइट टू वोट एक कॉर्नर स्टोन है डेमोक्रेसी का, तो मिलना चाहिए। कन्विक्टेड पर्सन को भी करवाओ वोट, तो कम से कम दे दो। अगेंस्ट है तो उन्होंने बोला भी 1997 का केस ले लो, अंकुल चंद्रा प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू वोट कन्फर्ड एज पर आर्टिकल 14, नहीं कोई ऐसा नहीं है। इक्वालिटी के अंदर कुछ नहीं आ रहा। राइट टू वोट सब्जेक्टेड टू लिमिटेशंस भी ये कह रहा है, इम्पोज बाय लेजिस्लेचर, वो भी हमें पता ही है। और इससे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और इलेक्शन इंटीग्रेटेड वे में हो, इसलिए कह रहा है कि भाई उनको राइट टू वोट नहीं मिलना चाहिए। तो रिसोर्स क्रंच अगर ऐसा है तो वो सब कर देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर है गाइस, इनिशिएटिव्स लॉन्च अंडर ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स। क्या ई कोर्ट्स का बारे में है, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो कह रहा है कि न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट जैसे कि आपका है वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, ठीक है? इसमें क्या है, कुछ वाइटल स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं, और जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट तुम वो समझो। जैसे कि देखो जस्ट IAS मोबाइल ऐप 2.0 है, इसमें क्या है टूल है जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, क्या कि इफेक्टिव वो कोर्ट और केस मैनेजमेंट कर पाएँ और पेंडेंसी को मॉनिटर कर पाएँ। डिजिटल कोर्ट क्या फ़ायदा होगा इससे, डिजिटलाइज फॉर्म में आ जाएंगे, पेपरलेस चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और जनरेट करेगा ना ये सब S3WAS वेबसाइट्स वगैरह बनाई गई हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज हो पाएँ। तो आगे चलो, ई कोर्ट ना मिशन का कुछ मॉड प्रोजेक्ट है, 2007 में आया था। नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है एक तरह का ये, और ICT इनेबल्ड है, तो ई कमेटीज़ बिठाई जा रही हैं, चीफ जस्टिस उसको हेड करता है, तो ये याद रखना यार। और ई कोर्ट्स के फ़ायदे क्या हैं, तो डेफिनेटली यार फ़ायदे ही हो जाएंगे। अकाउंटेबल सिस्टम हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा, है ना? मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी है ना, कितनी पेंडेंसी क्यों चलती रहती है। जस्टिस डिलीवर सिस्टम तुम्हारा A²C हो जाएगा, यानी कि अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव चलेगा। चलो आओ नेक्स्ट पे चलो। अभी उसके बाद है पुलिस कमीशन का कुछ ना कमिश्नरेट सिस्टम PCS है, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में कुछ PCS आए हैं, और डिसीजन लिया कि जो PCS हैं बिन टेकन ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन और रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस टूरिज्म बढ़ाने के लिए और बेटर पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये सिस्टम क्रिएट करा गया है। डिस्ट्रिक्ट को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाएगा, CRPC, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग PCS। और अर्लियर पहले लखनऊ और नोएडा में ऐसा था, अभी कानपुर और वाराणसी के अंदर भी है, ठीक है? आप समझो ये PCS और DCS में फ़र्क क्या होता है। देखो, कमिश्नर ऑफ पुलिस एक यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर होगा, अकाउंटेबल होगा स्टेट गवर्नमेंट सिटी के अंदर, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन यहाँ पे 12th कमांड के अंदर आएगा, वहाँ पे DM और SP होते हैं रिस्पॉन्सिबल, ठीक है?
वेरियस कमिटीज़ यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया है कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पावर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पावर डीएम के पास रहती है। यहाँ पर क्या है कि पुलिस रिफॉर्म्स होंगी, पीसीस इम्प्लीमेंट करेगा सिटीज़ में, और ऑफिसर्स हैव मैजिस्ट्रल पावर्स भी होती हैं। तो ये इसमें फ़र्क है दोनों में। अच्छा, उसके बाद ना आधार रूल्स अपडेट किए गए हैं। गवर्नमेंट ने अमेंड किया आधार रूल्स को, स्पेसिफाई करा गया है कि डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करते हुए कुछ अपडेटेड एटलीस्ट वंस बाय आधार होल्डर्स। कंप्लीशन जैसे 10 साल हो जाए एनरोलमेंट डेट से आप अपडेट करा लीजिए ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। और ये सब चीज़ों के लिए, ताकि आपका बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन अपडेट रहना चाहिए ना। आप मान लो तुम एड्रेस चेंज कर रहे हो जी, आधार कार्ड में हो ही नहीं रखा, तो कम से कम जाओ और फटाफट चेंज कराओ। और अब तो बहुत आसान भी हो गया है, आप ऑनलाइन ही करा सकते हो। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है आरओएल के बारे में। अच्छा, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में याद रखना, रिलीज़ कौन करता है? तो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट है, ये प्रोजेक्ट है, उसने ये इंट्रोड्यूस करी। अब ये डब्ल्यूजेपी क्या है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट क्या है? तो एक इंडिपेंडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ क्या करती है ये? नॉलेज बिल्ड करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, रूल ऑफ लॉ को एडवांस करना। हाइलाइट्स क्या है? आरओएल ने ना डिक्लाइन करा है ग्लोबली फॉर फिफ्थ ईयर इन अ रो। तो इंडिया जो है इसमें, इसकी रैंक तुम्हें याद रखनी है, 77 है आउट ऑफ 140 कंट्रीज। इसमें टॉप कौन कर रहा है? डेनमार्क। तो एज पर दिस रिपोर्ट डेफिनेशन में बताया गया है कि भाई रूल ऑफ लॉ एक तरह का ड्यूरेबल सिस्टम ऑफ लॉ है। इसको डिलीवर करने के लिए, रूल ऑफ लॉ प्रॉपर चलाने के लिए कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहली चीज़, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है। जस्ट लॉ होने चाहिए, ओपन गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक्सेसिबल एंड इम्पार्शियल जस्टिस होगा, तो यानी कि आप सही सिस्टम में चल रहे हो। तो इंडिया की रैंक याद रखना यार, 77। ठीक है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट आवर पॉलिटी सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन के लिए गाइस हम कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।